क्वांटम मैकेनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों। और उसी के तहत हम लोग देख रहे हैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, जो कि बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स की जान है। पूरा जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है बच्चों, इस इक्वेशन के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ये इक्वेशन क्या है बच्चों, पहले मैं वो लिखे देता हूँ, उसके बाद में हम लोग समझेंगे एग्जैक्टली ये इक्वेशन किस तरह से हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा काम की इक्वेशन है बच्चों। इसका सॉल्यूशन करना तो हम लोग नहीं देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लेवल से बच्चों थोड़ा सा आगे की बात होगी। हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन ये देख रहे हैं बच्चों, ये बस इतना आपको है कि आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप। हमारे स्कूल लेवल की बात करें बच्चों तो बिल्कुल ही बाहर की बात होगी। और इवन हम लोग जो जिस भी किसी इंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं, उसके लिए भी बच्चों ये थोड़ी सी बाहर की बात होगी। देखिए यहाँ पर ये जो आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो लेटर है, इसको तो आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, इसे हम बोला करते हैं डेल। इसे हम बोला करते हैं डेल। बच्चों किसी भी क्वांटिटी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं या तो उसे डेल्टा से, या फिर डेल से, या फिर डी से। ये तीन सिंबल होते हैं बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस या उसके डिफरेंशिएशन को लिखने के लिए। उसके डिफरेंशिएशन को हम किससे लिखा करते हैं बच्चों, हम उसे लिखा करते हैं डेल्टा से, या फिर डेल से, या फिर डी से। ये तो आप जानते हैं। अब ये जो है एक्चुअली बच्चों, दिस इज डिफरेंशिएशन, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। और इसका मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों, सेकंड डिफरेंशिएशन। और जब हम लोग डेल से लिखा करते हैं बच्चों, जब हम डेल को यूज़ किया करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, तो इस डिफरेंशिएशन को पर्टिकुलरली हम लोग कहा करते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसे हम बोला करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आगे चल के आप लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इसको हल्का फुल्का सा पढ़ पाएंगे। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं बच्चों हमारे देश में, भारत में, जहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन सिलेबस में है। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी जहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन सिलेबस में नहीं है। हो या नहीं हो, थोड़ा बहुत तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना आप समझ लीजिए बच्चों कि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है एक्चुअली, एज यू कैन सी। और ये कौन सा डेरिवेटिव बच्चे, जब आप स्क्वायर कर देते हैं तो उसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया और एक बार डिफरेंशिएट कर देने के बाद एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया बच्चों, तो ये कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव। तो ये सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन है। और यहाँ पर ये एक्स वाई जेड बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और सपोज कीजिए ये जेड एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है बच्चों वो वाई एक्सिस है। यहाँ पर बच्चों ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर जेड एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस। और यहाँ कोई स्पेस में कोई पॉइंट है बच्चों, स्पेस में आकाश में कोई बिंदु है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए एक्स वाई जेड। जनरली हम लोग जो है बच्चों एक्स वाई जेड लिया करते हैं, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसके साइक्लिक ऑर्डर में फेरबदल किया। यहाँ पर एक्स ले लिया, यहाँ पर जेड और यहाँ पर वाई। और स्पेस में कोई पॉइंट है बच्चों पी, ये लीजिए, ये रहा वो पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों एक्स वाई जेड। यहाँ पर ये कोई पॉइंट ऐसा है बच्चों जिसके स्पेस में कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई जेड। और फर्ज कीजिए बच्चों ये है ओरिजिन यहाँ पर बेसिकली एटम का न्यूक्लियस। एटम का जो न्यूक्लियस है बच्चों, परमाणु का जो नाभिक है वो है ओ। और ये लीजिए साहब, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और ये जो डिस्टेंस है वो है आर। ओ इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ओ क्या है बच्चों, नाभिक का केंद्र है। और पी जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स है। जो भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए ही कर रहे हैं। सो लेट अस सपोज दैट पी इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर द, जो भी एक्स वाई जेड तीनों जो है बच्चों, ये तीनों किसी इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स और किसी इलेक्ट्रॉन के निर्देशांक है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन बच्चों ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से डिस्टेंस आर पर है। तो ये है बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों, दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए बच्चों, दीज कोऑर्डिनेट्स आर टेकन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। नाभिक के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए बच्चों। और यहाँ पर जो m है मेरे ख्याल से वो आप समझ चुके हैं, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों, और पाई तो पाई है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। और ई जो है बच्चों, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ई जो है बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, या फिर यूं कहा जाए कि उसकी टोटल एनर्जी, उसकी कुल ऊर्जा। और वी जो है बच्चों दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी जो है बच्चों वो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा। ई क्या है बच्चों, उसकी टोटल एनर्जी। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ डेल का मतलब है डिफरेंशिएशन एक्स वाई जेड बच्चों, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। नाभिक के सापेक्ष बच्चों ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और e इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, और v बच्चों इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सस्पेंस बना हुआ है, ये फाइ ये जो लिखा हुआ है ये क्या बच्चों, पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को एज सच कुछ लोग शायद जानते हो पर कुछ लोग नहीं जानते हो बच्चों। ये जो सिंबल है ये है साई। यहाँ पर p जो है बच्चों वो साइलेंट है, p साइलेंट है। यहाँ पे इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है बच्चों, साई प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये जो है बच्चों व्हाट इज दिस, इट इज रिप्रेजेंटिंग, ये जो साई है बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये बच्चों वेव का एम्पलीट्यूड है। मैंने जैसा कहा बच्चों कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग देन इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेव। आप लोगों ने डुअल नेचर ऑफ मैटर देख लिया बच्चों, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट देख लिया, तो उसमें हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसीडर्ड एज ए वेव। तो यहाँ पर ये एक वेव है बच्चों, और उस वेव का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसका अधिक से अधिक जो विस्थापन हो सकता है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, ये जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, उसे हम कहा करते हैं क्या, इससे हम कहा करते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। तो ये आपके पास में एम्पलीट्यूड है साहब, और साई क्या है बच्चों, अगेन आई रिपीट, एम्पलीट्यूड मतलब उसकी जो अधिक से अधिक वैल्यू हो सकती है बच्चों, जिसे शिखर मान भी कहा जाता है, अधिकतम मान भी कहा जाता है, और आयाम भी कहा जाता है। तो ये बच्चों आपके पास में एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, और ई एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, और जो साए है बच्चों इसे हम बोला करते हैं उसका एम्पलीट्यूड। तो ये बच्चों जो है आपके पास में इक्वेशन है, जिसे हम बोला करते हैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर इक्वेशन बच्चों, इसे लिखने का एक और तरीका भी होता है बच्चों। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, ये देखिए बच्चों, थोड़ी सी यहाँ एक्चुअली ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो शायद आपके मस्तिष्क से बाहर की बात हो, क्योंकि अभी आप लोगों ने मैकेनिक्स ही नहीं पढ़ा ढंग से, तो क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत बात की बात हो गई बच्चों। इफ़ यू आर एट द बिगिनिंग स्टेज, अनडाउटेडली मैं, अगर कोई ऐसा है जो मैकेनिक्स वगैरह पढ़ चुका, तो फिर भैया क्षमा प्रार्थी रहूँगा अगर आप बोलें कि हम तो पढ़ चुके हैं, आप हमें क्या बता रहे हैं, तो वो अलग अलग बात हो गई बच्चों। अदरवाइज जो नॉर्मल जो फ्लो रहता है चैप्टर्स का, अगर उसी फ्लो में ही आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं बच्चों कि ये कुछ ऐसी बातें जो अभी आपके दिमाग से ऊपर जा सकती हैं, पर जितना अंदर जाना चाहिए मैं उतना अंदर जरूर ले जाऊंगा, ये वादा करता हूं आपसे बच्चों। ये देखिए, ये आपके पास में जो है ये है, इसे बोला करते हैं एच ऑपरेटर, साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। यहाँ पर ये जो एच ऑपरेटर है बच्चों, ये क्या है, एक तरह का एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। दिस इज नोन एज मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम मैथमेटिक्स में जो भी कुछ करते हैं वो अपने आप में कुछ ऑपरेशन है। जैसे आपने मल्टीप्लाई करा, वो अपने आप में एक ऑपरेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्यूब किया, वो अपने आप में एक ऑपरेशन है। आपने स्क्वायर रूट निकाला, वो एक अपने आप में ऑपरेशन है। आप मैथमेटिक्स में जो भी कुछ करा करते हैं बच्चों, वो ऑपरेटर है। तो ये एच अपने आप में एक तरह का ऑपरेटर है। और ये जो कैप आपने ऊपर लगाई है बच्चों, ये देखिए, ये जो एच है और इसके ऊपर आपने क्या लगाई है, ये कैप। इसे हम जो ऊपर पहनाते हैं इसे हम बोला करते हैं कैप। अगर आपने वेक्टर्स पढ़ लिया है फिजिक्स में तो आप जानते होंगे इसे बच्चों कैप कहा जाता है। इसका बेसिकली मैथमेटिक्स में यहाँ पर मतलब जो है, वेक्टर्स में बच्चों ये जो कैप लगाई जाती है दैट रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ जो है बच्चों दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है बच्चों, और इस ऑपरेटर को हम क्या कहा करते हैं, इससे हम बोला करते हैं बच्चों टोटल एनर्जी ऑपरेटर।
इसको हम क्या कहा करते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ये देखिए यहाँ पर ई जो था मैंने आपसे बोला था बच्चों, वो एनर्जी है, जिसे टोटल एनर्जी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। तो दिस इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर, या फिर बच्चों इससे हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहा करते हैं। हैमिल्टन जो है बच्चों, हैमिल्टन के नाम से ये ऑपरेटर पड़ा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसे कहा जाता है बच्चों। तो ये आपके पास में जो है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को लिखने का एक तरीका ये। नॉर्मली स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आपको बच्चों पुस्तकों में ऐसी ही लिखी हुई दिखाई देगी, बट दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, जो कि आपके समक्ष लिखी हुई है बच्चों। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, एक्स वाई और जेड क्या है, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन अगर लगातार मूव कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे। अकॉर्डिंगली बच्चों यहाँ पर इसके जो डिफरेंट सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस आते रहेंगे। अगर आपने x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू अगर आपने चेंज करी तो नेचुरल सी बात है बच्चों कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो एक्स वाई जेड है वो भी लगातार चेंज होंगे। तो नेचुरल सी बात है कि इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी लगातार चेंज होते रहेंगे, और लगातार जो डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं बच्चों, उन्हीं से हमारे पास में पूरा क्वांटम मैकेनिक्स आता है। वन बाय वन हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ बच्चों। ये जो आपके पास में है, ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है बच्चों, इससे हम लोग ऐसा भी लिखा करते हैं इस तरह से कुछ, दिस इज ये देखिए, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या फिर क्या, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। और ये जो लिखा है बच्चों आपने, दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। इसे क्या नाम दिया था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और ये जो आपने लिखा बच्चों, इसे हम बोला करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। दिस इज आल्सो नोन एज बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। और ये जो जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है बच्चों, उस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू होती है बच्चों -h² अपॉन 8π²m। ये जो लिखा है आपने बच्चों, इसका रिवर्स मार दीजिए, इसका इनवर्स मार दीजिए और माइनस लगा दीजिए बच्चों, तो दिस वुड बी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ऑपरेटर क्या, मैथमेटिक्स में हम लोग जो भी कुछ लिखा करते हैं, जो भी हम कुछ एल्गोरिथम लगाया करते हैं बच्चों, वो सब ऑपरेशंस कहलाती हैं। आपने किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट किया, सपोज कीजिए आपने 16 का स्क्वायर रूट किया, 4 आया, तो वो एक अपने आप में एक ऑपरेटर है। इसी तरीके से बच्चों यदि आपने क्यूब करा तो वो ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किया, वो सब ऑपरेटर होते हैं बच्चों। तो ये जो है अपने आप में एक ऑपरेटर है, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो है बच्चों, उसकी वैल्यू आपके समक्ष लिखिए, दिस इज -h² अपॉन 8π²m। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी चलिए, ये जो भी कुछ लिखा है बच्चों, ये सब कुछ लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग इसी से संबंधित सारी चर्चा करने वाले हैं। नेचुरल बात है बच्चों, अगर हम स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। उसी से संबंधित जो जो चीज़ें हो सकती है बच्चों, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब एक्चुअली देखिए, ये साई जो है बच्चों, यहाँ पर बेसिकली ये अपने आप में एक फंक्शन है। जैसा मैंने कहा कि बच्चों ये वेव का एम्पलीट्यूड है, ये एक फंक्शन है बच्चों। और ज़्यादा मॉडिफाइड लैंग्वेज में बोलूँ बच्चों, तो यहाँ जो भी एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है बच्चों, उस एनर्जी को हम लोग यहाँ पर आइगन वैल्यू भी कहा करते हैं। आइगन जो है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो एनर्जी यहाँ पर है, इस एनर्जी को आइगन वैल्यू कहा जाता है। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो साय आता है बच्चों, उससे हम लोग आइगन वेव फंक्शन कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसे इसे हम बोला करते हैं आइगन वेव फंक्शन। जो भी आपको जो भी एनर्जी दे रखी है बच्चों, वो एनर्जी कहलाती है आइगन वैल्यू। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों जो साय बनेगा, दैट यू विल कॉल एज आइगन वेव फंक्शन। अब ये जो बेसिक टर्म्स एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम इस पर बनती नहीं है, पर अगर बन जाए और उसमें कुछ इस तरह का टर्म यूज़ कर लें, तो वी शुड बी नोइंग द टर्म्स। अदरवाइज वो टर्म के मारे ही हमको कंफ्यूज करते हैं, हम उसी में घबरा जाएंगे कि अरे यार ये क्या बात हुई। तो मैं कोशिश वो कर रहा हूँ कि जितने भी टर्म्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, दैट वी शुड कवर अप। एंड चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी ये जो है
ई जो है बच्चों आइगन वैल्यू है और साइ जो है बच्चों आइगन वेव फंक्शन है। और इसी इक्वेशन का बच्चों एक सॉल्यूशन जो आएगा मैं आपको बताता हूँ। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है बच्चों वो आता है आपके पास में एक अंडर द रूट 2m इंटू ई माइनस वी, ये लीजिए कुछ ऐसा बच्चों। h तो है बच्चों यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट 2, तो 2 है आप जानते हैं, और m जो है बच्चों दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और e एनर्जी बच्चों v पोटेंशियल एनर्जी। नेचुरल सी बात है बच्चों कि यहाँ पर e माइनस v, ये जो लेमडा होगा बच्चों, दैट लेमडा वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e माइनस v। जो लेमडा होगा बच्चों वो e माइनस वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेचुरल सी बात है बच्चों, e माइनस वी की वैल्यू जितनी कम होगी लेमडा उतना ज़्यादा, और e माइनस वी की वैल्यू जितनी ज़्यादा लेमडा उतना कम। Larger the value of e minus v, smaller is the lambda, and smaller the value of e minus v, larger is the value of lambda। अभी हम लोग इसी के संबंधित और थोड़ी सी बात करें बच्चों, तो देखिए यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो नोड्स बनते हैं, उनमें जो एंटी नोड्स बनते हैं, उस बारे में हम लोगों को बेसिकली चर्चा करनी है। अभी देखिए साइ क्या है बच्चों, वो तो है आपके पास में वेव फंक्शन, वो वेव फंक्शन है। और इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, स्पेलिंग गलती करती मैंने कहा था आपसे कि मैं जरा अंग्रेजी में अनपढ़ किस्म का प्राणी हूँ भैया, और बार बार स्पेलिंग मिस्टेक करता रहूँगा। तो अच्छा है ना, उससे आप लोग भी ध्यान देते रहेंगे कि अच्छा सर ने वहाँ गलती करी थी, वहाँ गलती करी थी। और ये जनरली हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम अगर कहीं गलती करते हैं तो वो हमको अच्छे से याद रहती है, और अगर सर ने गलती करी तब तो सर का गला दबा दें हम, ऐसा भी मन करता है। पर मेरा तो नहीं दबा पाओगे भैया तुम। ये देखिए प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू साइ स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो साइ स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो साइ जो आपने लिया है बच्चों, जिसे हम बोला करते हैं वेव फंक्शन, बेहतर आइगन वेव फंक्शन बच्चों, जो ये होता है प्रोबेबिलिटी किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो होगी बच्चों वो साइ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ऑब्वियसली साइ कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भाई यहाँ साइ पॉजिटिव, यहाँ पर साइ नेगेटिव, लेकिन बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होगी वो चूंकि साइ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए वो तो हमेशा ही बच्चों पॉजिटिव रहेगी, वो तो हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्यों, साइ स्क्वायर है। अभी आपने नेगेटिव का स्क्वायर भी कर दिया तो भैया क्या होना है, वो पॉजिटिव ही होना है। तो कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने आएगी बच्चों, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी बच्चों दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू साइ स्क्वायर, वो साइ स्क्वायर के समानुपाती होगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों, और यहाँ पर हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल के बारे में अगर जैसे हम बात करें बच्चों, यदि मैं बात करता हूँ 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा बच्चों, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है और एस है भाई, फर्स्ट ऑर्बिट में है और एस है। आपको पता है एस ऑर्बिटल जो होता है बच्चों उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, वो गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है बच्चों, गोलाकार। और फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, समवाट जो है इसका अगर मैं कॉन्टूर डायग्राम बनाऊं बच्चों तो वो कुछ, पहली बात तो एक सर्कल में रहेगा और इस तरीके से बच्चों पॉइंट्स बनेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ये हम बना देते हैं, एक्चुअली में क्या रहते हैं बच्चों, पॉइंट्स रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट्स रहते हैं। जैसे इसका उदाहरण में मैंने बताया था कि जैसे सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और मैं उसकी स्टिल फोटोग्राफी कर रहा हूँ, हर आधे सेकंड बाद, हर 1/4 सेकंड के बाद में अगर मैं उसके फोटोग्राफ लेता हूँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था तो वो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में नजर आएगा बच्चों, उससे हम बोला करते हैं कॉन्टूर डायग्राम। और जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है लगभग 90%, अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑर्बिटल में देखा बच्चों, वो जगह को आप कहते क्या हो बच्चों, ऑर्बिटल। और एस की शेप स्फेरिकल है, तो कुछ ऐसा केस आपको बच्चों मिलता है। तो यहाँ यदि हम और देखें बच्चों, यदि मैं वेव फंक्शन यानी कि वेव फंक्शन ये रहा साहब और आर डिस्टेंस के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों, इफ आई प्लॉट ग्राफ बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, यदि मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं बच्चों, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपके पास में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है बच्चों, इसे लिखने का एक और तरीका भी होता है। यहाँ पर ये जो साइ है बच्चों, इसे लिखा जाता है साइ आर इंटू साइ थीटा, ये लीजिए बच्चों, ये साइ आर इंटू साइ थीटा फाई,
ये जो है बच्चों ये कहलाता है रेडियल वेव फंक्शन। ये जो मैंने लिखा है ना, इससे आप नाम दिया करते हैं साई आर को। क्या नाम देते होते हैं बच्चों? साई आर जो है मैं यहाँ लिखे देता हूँ। दिस इज नोन एज बच्चों रेडियल वेव फंक्शन। कुछ बातें ऐसी हैं बच्चों जो मैं समझ सकता हूँ कि आपको शायद दिमाग पे हथौड़े चलाएं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जनरली ये इक्वेशन जो है बच्चों थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। अभी चूंकि बिगिनिंग है हमारी, इसीलिए अगर थोड़ी सी हम समझ लेंगे, आगे चल के फिजिक्स पढ़ लेंगे, तब हमको इतनी शायद समस्या नहीं आए। पर वो भी मॉडर्न फिजिक्स में भी हमको इनफैक्ट इस लेवल तक जाकर हमारी किसी इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ना होता है। और एज सच इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। बट मैंने जैसा आपसे कहा बच्चों कि जो बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं अगर वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे तो हमारे लिए काम आसान रहेगा। तो ये जो है बच्चों यहाँ पर ये है रेडियल वेव फंक्शन, और ये जो आपके सामने लिखा है बच्चों दिस इज इन्हें हम बोला करते हैं बच्चों एंगुलर वेव फंक्शन। इन्हें क्या नाम दिया करते हैं बच्चों? एंगुलर वेव फंक्शन। अभी चलिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ 1s ऑर्बिटल की। तो 1s ऑर्बिटल जो है बच्चों उसमें अगर देखा जाए तो ग्राफ जो बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा। भाई एक बात आपको मैंने बताई ऑर्बिटल में कि क्या होता है, इसमें डिस्टेंस के साथ में जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो घटती जाएगी। भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है बच्चों कि आपने जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाई, देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे पॉसिबिलिटी कम हो रही है। भाई आप ऊपर जा रहे हो तो साई बढ़ रहा है, और नीचे आ रहे हो साई कम हो रहा है। ऊपर जाओगे साई बढ़ेगा, नीचे आओगे साई कम होगा, राइट में जाओगे स्मॉल आर बढ़ेगा, और लेफ्ट में आओगे तो बच्चों स्मॉल आर कम होगा। ऊपर जाओगे साई बढ़ेगा, नीचे जाओगे साई कम होगा, राइट में जाओगे आर बढ़ेगा, नीचे इधर आओगे आर कम होगा। बच्चों अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस में सेंटर से दूर जाते हो बच्चों वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो धीरे धीरे कम होती जाती है। वो पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये ग्राफ जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। ये किसके लिए बन रहा है बच्चों? दिस ग्राफ आई एम ड्राइंग फॉर 1s ऑर्बिटल। ये बच्चों 1s ऑर्बिटल के लिए ये ग्राफ आपको बिल्कुल कंठस्थ होना जरूरी है। तो ये हमने 1s ऑर्बिटल के लिए बनाया। अब एक बात कंफर्म है ना भैया कि जैसे जैसे साई बढ़ेगा, जैसे जैसे साई कम होगा वैसे वैसे साई स्क्वायर भी कम होगा। तो यदि मैं क्या करूं बच्चों, मुझे जगह एक्चुअली कम पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है। इसे यहाँ पर साई जो है बच्चों दैट इज नोन एज ये वेव फंक्शन है। इसे आप आइगन वेव फंक्शन भी कह सकते हैं, और जो एनर्जी है बच्चों उसे आइगन वैल्यू कहते हैं। मैं इससे बच्चों अब मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में जगह थोड़ी सी कम है। आपके पास तो कॉपी में बहुत सारी जगह है, एक पेज भर जाएगा, अगले पेज पे आ जाओगे, पर मैं तो इसी बोर्ड पे लिखूंगा ना भैया। तो चलिए, तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ती जा रही है बच्चों वैसे वैसे साई की वैल्यू कम होती जा रही है। और यहाँ पर बच्चों यदि मैं स्मॉल आर और साई स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा बच्चों? नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे साई बढ़ेगा वैसे वैसे साई स्क्वायर बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चों साई कम होगा वैसे वैसे साई स्क्वायर भी कम होगा। साई बढ़ा साई स्क्वायर बढ़ा, साई कम हुआ साई स्क्वायर भी कम हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर बच्चों आगे हम लोग बढ़ें, और ये मैंने बता दिया आपको बच्चों, ये जो है ये क्या कहलाता है? साई आर जो है बच्चों दिस इज नोन एज रेडियल वेव फंक्शन। और यहाँ पर थीटा और फाई जो है बच्चों वो क्या है? एक्चुअली ये वाला जो एंगल होता है बच्चों ये होता है थीटा, और ये जो एंगल होता है बच्चों दिस एंगल इज फाई। ये जो आपने बनाया था, ये जो जैसे ये पॉइंट था, गौर कीजिएगा बच्चों ये पॉइंट कहीं यहाँ था, हवा में है। पॉइंट पी जो है बच्चों वो कहीं यहाँ हवा में है, इस तरह से। अब आपने इसको इससे ज्वाइन किया, थोड़ा सा अटेंशन कैरी करने की जरूरत है क्योंकि ये वेक्टर से रिलेटेड है बच्चों, ये 3D से रिलेटेड है। आप लोग फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ा करते हैं और उसी पर बेस्ड है बच्चों। यहाँ पर ये पॉइंट था, आपने जब इसको इससे ज्वाइन किया, ये पॉइंट को इससे आपने ज्वाइन किया तो इसने बच्चों जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? थीटा। और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया बच्चों वो कितना बनाया? फाई। यहाँ हम लोग वेक्टर से बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से बड़ी सरलता से प्रूव कर सकते हैं बच्चों की जो जेड कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू आर कॉस थीटा।
जो z कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो होगा r cos थीटा, जो x कोऑर्डिनेट होगा बच्चों दैट वुड बी r sin थीटा इनटू cos फाई, और जो y कोऑर्डिनेट होगा बच्चों दैट वुड बी r sin थीटा इनटू sin फाई। अभी कुछ बातें ऐसी आ रही हैं बच्चों जो आपको याद करने योग्य हैं, स्मरण योग्य है बच्चों। ऐसा होता है ना बुक्स में, याद रखने योग्य बिंदु, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू पॉन्डर, सो समथिंग कुछ वैसे ही कुछ आपके पास में बच्चों पॉइंट्स हैं जो अभी अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता है तो आपके लिए इज नॉट बिग डील बच्चों। ये पॉइंट यहाँ था, आपने ये जो एंगल था थीटा, तो z कोऑर्डिनेट जो बना बच्चों वो r cos थीटा आया, जो x कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो r sin थीटा इनटू cos फाई, और जो y कोऑर्डिनेट होगा बच्चों r sin थीटा इंटू sin फाई होगा। और इन तीनों के स्क्वायर का सम अगर आप करके देखें, आप बड़ी सरलता पूर्वक प्रूव कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या बच्चों, आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो साई थीटा फाई है बच्चों ये कहलाता है क्या, एंगुलर वेव फंक्शन, ये एंगुलर वेव फंक्शन कहलाता है। और ये जो साई है बच्चों ये तो टोटल वेव फंक्शन है, या आइगन वेव फंक्शन भी इसे आप नाम दे सकते हैं। तो देखिए अब हम उस पार्ट पर आ रहे हैं बच्चों, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन पर जरा अटेंशन देना और वो समझना भी आपके लिए सुलभ रहेगा। ये पोर्शन ऐसा है जिसमें ये जैसे मैंने बताया टोटल एनर्जी ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी किसी को थोड़ी थोड़ी तकलीफ देने लायक हो सकती हैं। तो बच्चों मैं इसे अब मिटाने जा रहा हूं और मैं एक बार फिर से बनाता हूं बच्चों, किस बारे में मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, आपके 1s ऑर्बिटल के बारे में। तो देखिए 1s ऑर्बिटल जिसका कॉन्टूर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे डॉट डॉट्स बना देंगे आप, ये लीजिए साहब डॉट डॉट्स आपने बना दिए, एक रफ डायग्राम मैंने इसका बनाया है। अभी बच्चों यदि मैं क्या करता हूँ, स्मॉल आर और साई के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, और साई भी बेसिकली हम लोग जो यहाँ पर लिया करते हैं ना बच्चों, वो रेडियल वेव फंक्शन वाला लिया करते हैं, और रेडियल वेव फंक्शन वाला लिया करते हैं। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बच्चों वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, और स्मॉल आर बढ़ेगा बच्चों तो साई की वैल्यू कम होगी। एंड यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम एज आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, small r is increasing and small r is increasing, so psi is decreasing, and obviously जब psi decrease होगा तो psi square भी decrease होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो कम होती जाएगी, that will decrease down। एक बात ये किसके लिए बनाया अभी हमने, 1s के लिए, ये कुछ रहा बच्चों। अब उसके बाद में अगला जो मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों, दैट आई एम गोइंग टू प्लॉट फॉर साइज 2s ऑर्बिटल के लिए बच्चों, और 2s ऑर्बिटल के लिए कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, जरा पहले तो मैं इसका कंटूर डायग्राम बना के बताता हूं। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये अंदर आपको ऐसे डॉट्स मिलेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों ये डॉट्स होते हैं, ये जस्ट मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ इसीलिए, अदरवाइज बाकायदा ये प्रैक्टिकली डॉट्स होते हैं। तो ये जो है बच्चों 2s ऑर्बिटल कैसा रहेगा उस पे ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों। जो 2s ऑर्बिटल का कंटूर डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये लीजिए यहाँ पर एक रफ 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 डायग्राम हम बना रहे हैं, ये लीजिए साहब, ये इस तरह का इसका डायग्राम बनता है बच्चों। अब 2s, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है। अब 2s जो ऑर्बिटल होता है बच्चों उसके अंदर आता है ये 1s ऑर्बिटल, दिस इज 1s ऑर्बिटल, और ये बच्चों ये 2s ऑर्बिटल है। और उसके बीच में आप देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी डॉट बनाया है क्या, नो डॉट हैज़ बीन प्लॉटेड, इसमें कोई डॉट नहीं बनाया बच्चों। तो ये वो स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बच्चों तो वो जो जगह होगी उस जगह को हम कहेंगे नोड, निस्पंद। मैंने आपको बताया था बच्चों वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे px में बच्चों आपने देखा था कि जो px होता है बच्चों उसमें कुल मिलाकर वाई जेड प्लेन जो होता है बच्चों दैट इज नोडल प्लेन, और वो जो प्लेनर नोड होते हैं बच्चों उसे एंगुलर नोड भी कहा जाता है, ये आपको पता है। तो दिस इज नोड। अभी ये 2s के अंदर बच्चों 1s आएगा और यहाँ पर नोड बनेगा। तो यहाँ अगर मैंने इसके साई और आर के बीच में ग्राफ बनाया बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो जो इक्वेशन मैंने आपको बताई वो सिर्फ एक औपचारिकता थी, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसी पर न्यूमेरिकल्स या इसी पर क्वेश्चंस
बना करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनना बहुत कॉमन सी बात है बच्चों। तो यदि मैं यहाँ पर साई और आर के बीच में ग्राफ बनाता हूँ बच्चों, तो यहाँ जो ग्राफ बनता है वो समथिंग लाइक कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों। ये देखिए, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ती गई वैसे वैसे पॉसिबिलिटी पहले कम होती गई, फिर बड़ी बच्चों और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से समझिएगा, मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ। अभी जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूँ बच्चों, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है। तो देखिए ये कम हुई, इस जगह पर आकर 0 हो गई और उसके बाद में बच्चों फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो ये जो जगह है बच्चों, दिस प्लेस, ये जो मैंने नोड बनाई है बच्चों, ये वो नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? इस नोड को। ये जो पूरा रीजियन आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें मैंने कोई डॉट नहीं बनाया है। अर्थात अगर वो तितली या बटरफ्लाई या जो हनी बी है बच्चों, अगर वो उसके चारों तरफ मंडरा भी रही है तो वो इस रीजियन में नहीं आएगी। ये वो रीजन है बच्चों जिसमें वो नहीं आएगी। तो ये वो नोड वाली जगह हो गई बच्चों। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग नोड, ये निष्पंद है बच्चों। तो साई और आर के बीच में इफ आई प्लॉट ग्राफ तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये जो जगह होगी बच्चों, ये कौन सी जगह कहलाएगी? नोड कहलाएगी। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का जो साई है वो 0 हो गया। और अभी मैं बच्चों यदि यहाँ पर, ये तो मैंने साई और किसके बीच में ग्राफ बनाया? आर के बीच में, मतलब कि जो वेव फंक्शन था बच्चों उसमें और स्मॉल आर में। लेकिन अगर मैं इसकी जगह बच्चों यहाँ पर तो वही स्मॉल आर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर यदि मैं साई स्क्वायर ले लेता हूँ, एज आई टोल्ड अर्लियर दैट प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू बच्चों साई स्क्वायर, वो साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा, अभी नेचुरल सी बात है ना भैया, जैसे जैसे साई कम होते जाएगा वैसे वैसे साई स्क्वायर भी कम होगा। भाई जिस क्वांटिटी का तुम कम कर रहे हो तो उसका स्क्वायर भी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा बच्चों वैसे वैसे साई कम हो रहा है, तो साई स्क्वायर भी कम होगा। ये लीजिए साई स्क्वायर कम होगा और जिस जगह पर जाकर साई 0 हो गया, जिस जगह पर साई 0 हो गया उस जगह पर साई स्क्वायर भी 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर साई की वैल्यू 0 तो साई स्क्वायर की वैल्यू भी 0। तो यहाँ अगर साई 0 हुआ तो यहाँ अगर साई स्क्वायर भी 0 हो गया। और उसके बाद में बच्चों साई बढ़ा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा है। उसके बाद में बच्चों ये जो बड़ा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था बच्चों, यहाँ ये नेगेटिव है। लेकिन स्क्वायर तो भैया हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव। तो स्क्वायर हो जाने से बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर से बता देता हूँ एक बार भाई, जैसे जैसे साई कम हुआ बच्चों तो साई स्क्वायर भी कम हुआ, साई कम हुआ साई स्क्वायर कम हुआ। एक जगह पर आकर बच्चों साई 0 हो गया, जहाँ पर साई 0 हो गया वहाँ पर साई स्क्वायर 0 हो गया। ये जो पॉइंट है बच्चों, दिस पॉइंट वुड बी डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग नोड। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? नोड को। और फिर साई बढ़ा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, लेकिन स्क्वायर है बच्चों तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का ही स्क्वायर क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। तो ये हमने किसके लिए बनाया बच्चों? दिस इज फॉर 2s, ये आपने 2s के लिए बनाया। अब हम लोग जो है बच्चों ये 1s के बाद में 2s के लिए बना लीजिएगा बच्चों आप अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। अगर आपने नहीं बनाया हो तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लें, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ बच्चों। तो ये अभी हमने 1s देखा, फिर 2s देखा। अब बच्चों हमने 3s को भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं 3s के लिए ग्राफ बनाऊंगा बच्चों तो 3s में क्या होगा? अगर इसका मैं कॉन्टूर डायग्राम बनाऊं बच्चों तो वो कुछ ऐसा, फिर कुछ स्पेस आपको खाली मिलेगी, फिर उसमें आपको कुछ ऐसा मिलेगा। एक रफ बना रहा हूं बच्चों मैं। मेरे पास में जगह कम पड़ेगी ऊपर, शायद मैं यहाँ बना देता हूँ। ये देखिए, ये तो हो गया 1s के बाद में यहाँ पर कौन आएगा बच्चों? दिस इज 2s। ये लीजिए ये 2s, ये रफ डायग्राम मैंने बनाया है, ये 2s। और फिर बच्चों यहाँ पर वापस से एक और मैं ले लेता हूँ, ये लीजिए और ये कुछ इस तरह का केस आपके समक्ष आएगा बच्चों। ये लीजिए साहब,
अभी आपके पास में ये अंदर वाला क्या था बच्चों, ये 1s था, और फिर ये कौन सा है बच्चों, ये 2s है, और फिर क्या बच्चों, ये 3s है। तो ये 3s का जो कलेक्टिवली डायग्राम बनेगा बच्चों वो ऐसा बनेगा। और ये जो जगह है बच्चों जहाँ पर कोई भी डॉट नहीं बनाया गया है, वो जो जगह है बच्चों वो रिप्रेजेंट करती है नोड को। मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल, तो आप इसको जस्ट जल्दी बनाने के लिए ऐसा बना रहे, अदरवाइज कायदे से बच्चों दे आर बिट स्मॉल डॉट्स, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स इसमें बनाए जाते हैं बच्चों। तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ यदि बच्चों मैं साई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ, साई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ बच्चों, तो पहले तो साई कम होता जाएगा, ये लीजिए, फिर साई बढ़ेगा। भाई 1s का ग्राफ तो ऐसा ही बना था, 1s का ग्राफ ऐसा ही बना था, ये लीजिए, ये जो ग्राफ बन रहा है बच्चों ये 1s का ग्राफ बन रहा है। फिर उसके बाद में 2s के लिए आपने ग्राफ ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था। अब यहाँ आपको 2 बार नोड मिलेंगे, तो बच्चों यहाँ कुछ ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। मैं फिर से बना रहा हूँ, अगर जिन्होंने इस दरमियान ध्यान खो दिया हो वो एक बार फिर से समझे बच्चों। यहाँ पर स्मॉल r और साई के बीच में ग्राफ अगर हम बनाते हैं बच्चों, तो पहले 1s में तो क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे साई कम होगा, एक जगह पर जाकर साई 0, जहाँ 0 वो जगह नोड, वो नोड। फिर बच्चों उसके बाद में वापस से पॉसिबिलिटी मिली लेकिन अपोजिट, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर बच्चों बाद में फिर से नोड मिलेगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जगह और ये जगह, ये जो दोनों जगह होंगी बच्चों, दीज 2 प्लेसेस वुड बी नोन एज नोड। ये जो दोनों प्लेसेस है बच्चों, इन दोनों प्लेसेस को हम लोग नोड कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ कितने नोड मिले आपको, 2 नोड मिले, 1 2। आप देखिए 1s में कितने नोड मिले, 1s का आपने डायग्राम आपके सामने बनाया बच्चों, देयर वाज नो नोड, वहाँ पर कोई नोड नहीं मिलता। 1s का जो डायग्राम मिल रहा था बच्चों, 1s में जो डायग्राम मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, वो ऐसा मिल रहा था, वो ऐसा मिल रहा था, इसमें कोई नोड नहीं मिला था कहीं पर भी। जहां जाकर ये ग्राफ बच्चों, ये जो ग्राफ है इस एक्सिस को टच कर देगा या कट कर देगा, वहां पर जाकर मिलेगा नोड। भाई ये ग्राफ जहां जाकर इसको कट कर देगा वहां जाकर मिलेगा नोड। अब इस केस में क्या हुआ, इसने कभी कट नहीं करना क्योंकि इसके पैरेलल हो गया। और 2 पैरेलल लाइंस कहाँ जाकर मिलती है बच्चों, वो इन्फिनिटी पर मिलती हैं। यहाँ एक बात फिर से समझिएगा बच्चों, मैं इसके डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता रहा हूँ कुछ काम की बात। यहाँ बच्चों हम जो डायग्राम है वो ऐसा बनाते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में बच्चों ऐसा भी कर देते हैं कि इसको ऐसा इससे मिला दिया, पर इससे मिलाना नहीं है, आपको इसके पैरेलल रखना है, इसके पैरेलल रख देना। और 2 पैरेलल लाइंस बच्चों कभी नहीं मिलती, और अगर वो मिलती है भी सही तो वो इन्फिनिटी पर मिलती हैं। तो ये दोनों बच्चों पैरेलल हो गए, और ये कहाँ जाकर मिलेगा, इन्फिनिटी पर। और जब जहाँ जाकर मिल जाएगा वहाँ पर साई 0 हो जाएगा, और जहाँ साई 0 हो जाएगा वहाँ प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और बच्चों और ये कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी वाला जो नोड होता है बच्चों उसे हम काउंट नहीं करा करते हैं, इन्फिनिटी वाले नोड को हम काउंट नहीं किया करते हैं, ये आप ध्यान रखें। जनरली अगर वो काउंट करना होगा तो फिर वो कोई भी आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो लिखा हुआ आएगा कि इन्फिनिटी के नोड को काउंट करना है। नॉर्मल वेज में हम इन्फिनिटी के नोड को काउंट नहीं किया करते हैं। तो ये दोनों जो है बच्चों ये पैरेलल हो गए, और ये दोनों पैरेलल लाइंस कहाँ जाकर मिलनी है, इन्फिनिटी पर जाकर मिलनी है। तो भैया वहाँ जाकर प्रोबेबिलिटी 0 होनी है, वहाँ जाके नोड बनना है। अदरवाइज तो बच्चों इस केस में नॉर्मल वेज में 1s में कोई नोड नहीं मिला। फिर बच्चों उसके बाद में आपने 2s में देखा, 2s में कितने नोड मिले, 2s में बच्चों आपको 1 नोड मिला, 2s में बच्चों आपको 1 नोड मिला। और फिर बच्चों 3s की बारे में बात करूं तो 3s में भी आप देखिए 1 नोड ये, 1 नोड ये, कितने नोड्स मिले, इसमें आपको 2 नोड्स मिले, 2 नोड्स मिले बच्चों। और सॉरी मैं फिर बोल देता हूँ, 1s में कोई नोड नहीं, 2s में 1 नोड, 3s में 2 नोड। तो इस तरह से बच्चों कुल मिलाकर यदि आप देखें तो ns में आपको मिलेंगे n-1 नोड्स, जितना है उससे 1 कम। देखिए 2 में कितने मिले, 1, 3 में कितने मिले, 2, जो है बच्चों उससे 1 कम। तो 4s में मिलेंगे 3, 5s में मिलेंगे 4, तो ns में कितने मिलेंगे बच्चों, n-1, जितना s था बच्चों उससे 1 कम। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएंगे कितने, n-1 नोड्स।
और ये बच्चों मैंने साई और आर के बीच में ग्राफ बनाया 3s के लिए। ये किसके लिए ग्राफ बनाया गया था? ऑफ कोर्स 3s के लिए। अगर मैं बच्चों इसके साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं, इफ आई प्लॉट ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर, ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्मॉल आर, और यहाँ पर बच्चों मैंने साई स्क्वायर लिया। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा बच्चों, नेचुरल सी बात है, जब जैसे जैसे साई कम होगा वैसे वैसे साई स्क्वायर कम होगा, और जहाँ जाकर साई जीरो, जहाँ जाकर साई जीरो वहाँ पर साई स्क्वायर भी जीरो। फिर बच्चों ये बढ़ा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और स्क्वायर कर देने से दैट वुड रिमेन पॉजिटिव। सो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ बनेगा बच्चों। और फिर वापस से ग्राफ में फिर एक वापस से नोड आएगा बच्चों, और फिर से वो बढ़ेगा, फिर से वो 1 सेकेंड, ये लीजिए साहब, पहले तो यहाँ पर एक नोड मिला, फिर ये बढ़ा, और फिर ये बढ़कर वापस से क्या होगा बच्चों, फिर से ये बढ़कर कम हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आपको मिलेगा। रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, जैसे जैसे साई कम होता गया वैसे वैसे साई स्क्वायर कम होता गया, जहाँ जाकर साई जीरो हो गया वहाँ पर साई स्क्वायर जीरो हो गया। फिर साई बढ़ा अपोजिट डायरेक्शन में, साई स्क्वायर बढ़ा, वो पॉजिटिव रहेगा। फिर जहाँ जाकर वापस से साई जीरो हो गया वहाँ पर साई स्क्वायर जीरो हो गया, और फिर जब साई बढ़ना शुरू हुआ तो साई स्क्वायर बढ़ना शुरू हुआ, और फिर बच्चों जब साई कम होना शुरू हो जाएगा तो साई स्क्वायर भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपने बनाया बच्चों किसके लिए? दिस इज फॉर 3s सब ऑर्बिट। और ये जो नोड्स आपको मिलते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो नोड्स मिल रहे हैं, कुछ कुछ डिस्टेंस चल लेने के बाद जो नोड्स मिलते हैं बच्चों, इन नोड्स को हम बोला करते हैं रेडियल नोड्स। इन्हें हम क्या नाम दिया करते हैं बच्चों? रेडियल नोड्स। हमने एंगुलर नोड्स देखे थे, जो प्लेनर नोड्स होते थे बच्चों। px में yz वाला जो था बच्चों, दैट वाज प्लेनर नोड, और रेडियल नोड उसे हम प्लेनर नोड या एंगुलर नोड बोला करते थे। और यहाँ जो आप लोग जो देख रहे हैं बच्चों, दीज आर रेडियल नोड्स। ये कौन से नोड्स मिल रहे हैं हमको बच्चों? ये रेडियल नोड्स मिल रहे हैं, और जो कुछ कुछ रेडियस चल लेने के बाद या कुछ कुछ डिस्टेंस चल लेने के बाद में मिलते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, 1s में आपको कोई नहीं मिला, 2s में आपको 1 मिला, और 3s में आपको 2 मिले, जो है बच्चों उससे एक कम मिल रहा है। तो ns में बच्चों n-1 नोड्स आ जाएंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको और बेहतर समझेंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम वगैरह आप जो देख रहे हैं बच्चों, यही पूछे जाते हैं जनरली। आपको डायग्राम का डायग्राम एज इट इज पूछ लेंगे कि भैया 1s का कौन सा सही डायग्राम है या 2s का कौन सा है। दैट डायग्राम में भी साई और आर के बीच में हो। और ये जो साई है बच्चों, इसको कुछ लोग कैपिटल आर भी लिखा करते हैं। इसे रेडियल वेव फंक्शन चूंकि कहा जाता है बच्चों, इसे रेडियल वेव फंक्शन भी कहा जाता है, इसीलिए इसे कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा? साई स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर साई की जगह वहां पर आपको कैपिटल आर दिख जाए। इवन आप कुछ बुक्स में भी बच्चों साई की जगह आर पाएंगे और साई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है बच्चों, इससे रेडियल वेव फंक्शन भी जो है बच्चों कहा करते हैं। अब ये हमने जो ग्राफ बनाया बच्चों, ये किसके लिए बनाया है? अभी 3s के लिए बनाया। अब मैं इसे मिटा दूंगा बच्चों, और हम आगे बात करें बच्चों 2p के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हमने ऑर्बिटल पढ़े थे बच्चों, तब मैंने आपको बताया था कि जो 1p एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। 1p क्यों नहीं करता वो अभी आप लोग जब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो आप सिंपली बच्चों 2p के बारे में देखें तो ये लीजिए r और ये लीजिए बच्चों साई। अभी मैं 2p के लिए ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, तो ग्राफ जो रहेगा वो समवट कुछ ऐसा रहेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा बच्चों। ये ग्राफ किसके लिए बनाया गया? दिस इज फॉर 2p। और इसमें बच्चों आप देखें तो कोई भी आपको रेडियल नोड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये ग्राफ जहां जाकर इसको कट करेगा, ये ग्राफ जहां जाकर इसको कट करेगा बच्चों, वहां जाकर क्या होगा? ये ग्राफ जहां जाकर इसको कट करेगा वहां जाकर साई जीरो होगा, और साई इस केस में जीरो होना नहीं है, क्योंकि ये कट करेगा नहीं, क्योंकि ये ग्राफ जो है बच्चों ये इसके एक्चुअली पैरेलल हो जाता है। दिस ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू दिस। ये लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ हो जाता है, ये ऐसा। तो ये साई और आर के बीच में ग्राफ है बच्चों। तो साई और आर के बीच में ग्राफ आपने ऐसा बनाया। ऐसे ही यदि मैं साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे साई बढ़ा वैसे वैसे साई स्क्वायर बढ़ा, जैसे जैसे
साई बढ़ता गया वैसे वैसे साई स्क्वायर बढ़ता गया। जब साई मैक्सिमम हो गया साई स्क्वायर मैक्सिमम हो गया। जब साई कम होता गया साई स्क्वायर कम होता गया, कुछ ऐसा। तो ये बच्चों हमने जो ग्राफ बनाया ये साई और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ बनाया, ये साई स्क्वायर और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ बनाया। कौन से ऑर्बिटल के लिए बच्चों? 2p ऑर्बिटल के लिए। इस तरह से अभी हमने 2p के लिए बनाया बच्चों, हम 2p के अलावा 3p 4p वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, बट इतना इनफ है मेरे ख्याल से। हमें कोई जो बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन नहीं पालने का है, क्योंकि जो जनरली पूछे जाते हैं हम उसी के बारे में भी हम बात करेंगे बच्चों। तो हमने ये जो करा बच्चों, ये जो है क्या कहलाता है, ये साई और आर के बीच में ये साई स्क्वायर जो है बच्चों दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है बच्चों वो साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास में एक और जो है फंक्शन आ रहा है बच्चों, काफ़ी काम का है वो है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसके साथ में भी ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और वो किसके बराबर होता है उसको जरा आप समझिएगा बच्चों। दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 4π r स्क्वायर साई स्क्वायर। स्मॉल आर क्या बच्चों? स्मॉल आर जो है वो है डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए आपने एक छोटा सा यहाँ पर एक स्फेयर कंसीडर किया, गौर कीजिएगा बच्चों, आपने इस तरह का एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया। वो कोई भी ऑर्बिटल हो, वेदर इट इज s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो बच्चों। हाँ, ये देखिए ये इसका एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर है। ये क्या बच्चों? इसका सेंटर है। किसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सेंटर हो या ऑर्बिटल का सेंटर हो वो कोइंसाइड करते हैं बच्चों, वो कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ आप देखें इस केस में यदि आप देखें बच्चों तो आप क्या पाएंगे कि अगर मान लीजिए आपने एक ऐसा स्फेरिकल शेल लिया, एक ऐसा गोलाकार कोश। स्फेरिकल शेल आप समझते होंगे मेरे ख्याल से, एक ऐसा हॉलो स्फेयर कैसा होता है? जैसे टेनिस बॉल आप लोग सब लोग जानते हैं बच्चों। तो वो जो होती है दैट इज अ स्फेरिकल शेल, वो एक गोलाकार कोश है बच्चों। तो ये एक स्फेरिकल शेल लिया, एक ऐसा स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस r है सपोज कीजिए, और जिसकी थिकनेस जो है बच्चों वो है dr। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्फेरिकल शेल लिया मैंने जिसकी रेडियस कितनी बच्चों r और जिसकी थिकनेस कितनी dr। तो ये जो स्फेरिकल शेल है बच्चों, ये जो स्फेरिकल शेल आपने एज्यूम किया है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्फेरिकल शेल। ये एक गोलाकार कोश है बच्चों, और इस स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा बच्चों क्या? वॉल्यूम आप जानते हैं बच्चों दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। कोई भी बॉडी हो बच्चों, किसी भी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो उसके एरिया इनटू लेंथ होता है। और ये जो स्फेरिकल शेल बना बच्चों, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 4π r स्क्वायर, 4π r स्क्वायर। और इसकी थिकनेस कितनी बच्चों? dr। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया बच्चों। अब यहाँ पर जो है एक्चुअली में बच्चों हम अगर क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इस वॉल्यूम का और साई स्क्वायर का। ये वॉल्यूम कितना बच्चों? 4π r स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर और इंटू dr भी था। तो ये जो पूरा जो होता है बच्चों, इस उसमें से फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। देखिए आपने ये जो वॉल्यूम था वो कितना है? 4π r स्क्वायर dr, ये लीजिए, इनटू क्या बच्चों? साई स्क्वायर। अब इस पूरे को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या? 4π स्मॉल r स्क्वायर साई स्क्वायर इंटू dr। अब इसमें जो इतना वाला पोर्शन होता है बच्चों, इतना जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम लोग जनरली p से रिप्रेजेंट किया करते हैं, कैपिटल P से। और ये जो होता है बच्चों, इसी को हम बोला करते हैं रेडियल वेव फंक्शन। हमने क्या करा बच्चों? दिस इज द, ये किसके प्रोपोर्शनल है भैया? इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। और ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये कहलाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है बच्चों, मैंने जिसको कहा आपसे कि वो उसे हम p से रिप्रेजेंट क्या करते हैं। अब अगर बच्चों हम इस बारे में ग्राफ बनाना शुरू करें तो कैसे बनते हैं उसके बारे में देखिएगा बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हमारे लेवल पर स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में हमें कुछ आता है तो वो कैसी कैसी नोट्स होती हैं और
कितनी नोड्स होती हैं, और ये जो आप लोग जो डायग्राम बना रहे हैं बच्चों जनरली यही पूछे जाते हैं। मैं वापस से एक बार फिर से 1s ऑर्बिटल में आता हूं बच्चों। ये 1s ऑर्बिटल था, इस तरह का कुछ इसका कॉन्टूर डायग्राम बनता है। यहाँ पर बच्चों यदि आपने स्मॉल r और साई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा बना। भाई 1s ऑर्बिटल जो है, दिस हैज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जैसा साई वेरी करेगा वैसा वैसा साई स्क्वायर वेरी करेगा, उसमें तो कोई दो मत वाली बात है नहीं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि साहब साई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। एक बात। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये साई और आर के बीच में ग्राफ ऐसा है, साई स्क्वायर आर के बीच में ग्राफ ऐसा है। ये मैं पहले भी बना चुका हूँ, जस्ट मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ बच्चों ताकि ये रिकॉल भी होते रहें और हाथ के हाथ याद हो जाए, तो बहुत सुंदर और सुशील बात हो जाएगी। तो चलिए साहब, आपने ये ग्राफ बनाया। अब बच्चों मैं यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन लेता हूँ। दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पर क्या लूँगा बच्चों मैं, ये 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर आएगा क्या, नहीं पाई आएगा केवल। अब 4 पाई और फिर साथ में क्या बच्चों, स्मॉल r स्क्वायर और साई स्क्वायर। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर दो चीज़ों की फाइट चल रही है। 4 4 है, पाई पाई है। आपके मेरे किसी के भी घर पे बच्चों 4 को सब 4 ही पढ़ेंगे, पाई को सब पाई ही पढ़ेंगे। अगर कुछ वैरी कर रहा है बच्चों तो वो स्मॉल r और साई वैरी कर रहा है। दीज टू आर द थिंग्स विच आर वेरिंग, दोनों वैरी कर रही हैं। भाई एक बात आप देखिए, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे स्मॉल r बढ़ रहा है। भाई स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड एज आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बच्चों स्मॉल r बढ़ते जा रहा है, और स्मॉल r बढ़ रहा है और साई क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। आप देखिए साई जो है वो कम हो रहा है। दिस हैज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, 1s ऑर्बिटल जो है बच्चों, 1s ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। आप देख, ये डायग्राम से भी नजर आ रहा है। तो दोनों चीज़ों में फाइट चल रही है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, स्मॉल r और साई। मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों वेरिएबल्स हैं। अब जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे स्मॉल r बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे स्मॉल r बढ़ रहा है, और स्मॉल r बढ़ रहा है बच्चों, और साई जो है वो कम हो रहा है। तो एक बढ़ रहा है और एक कम रहा है, दोनों में फाइट चलती है बच्चों, और उस कारण से इनमें जो ग्राफ बनता है बच्चों वो लगभग लगभग ऐसा ग्राफ बनता है। एक्चुअली में क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर जाने पर स्मॉल r बढ़ रहा है और साई कम हो रहा है, तो कुछ समय तक तो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, और उसके बाद में फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है बच्चों वो कम होते जाता है। मैं डायग्राम को यहाँ बड़ा करके बताता हूँ आपको, और बढ़िया तरीके से बच्चों समझ में आ जाएगा। ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने स्मॉल r और किसके बीच में ग्राफ बनाया, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर साई स्क्वायर। जो ग्राफ बनता है बच्चों वो एक टेंटेटिव ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। भाई यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में जो ग्राफ बन रहा है बच्चों वो कैसा बन रहा है। अच्छा, ये ग्राफ भी एक बात और भी है कि ये न्यूक्लियस से, ये ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ओरिजिन पर आ जाओगे, ओरिजिन पर आ जाओगे तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी। When you will come to origin, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है, हो जानी है 0। भाई आप ये जो डिस्टेंस दे रहे हो, दिस इज द डिस्टेंस विच आर टेकिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तब आप सेंटर पे जब आ जाओगे बच्चों तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर वो इससे मिला। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो बच्चों वैसे वैसे स्मॉल r तो लगातार बढ़ते जा रहा है और साई लगातार कम हो रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही होती ना तो दोनों का प्रोडक्ट भी बढ़ता, अगर दोनों क्वांटिटीज कम हो रही होती तो दोनों का प्रोडक्ट भी कम होता। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है साहब, एक क्वांटिटी स्मॉल r बढ़ती जा रही है और एक क्वांटिटी दूसरी साई कम होती जा रही है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, स्मॉल r डोमिनेटिंग होता है, स्मॉल r बढ़ता है और साई कम होता है। लेकिन स्मॉल r कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और साई थोड़ा सा कम कम हो पाता है, और इस कारण ये बढ़ते जाते हैं।
एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जाकर ये मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा भाई, स्मॉल आर तो बढ़ता जाएगा लेकिन साय कम होगा और साय के कम होने की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, साय के कम होने की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए कुल मिलाकर ये कम होते जाएंगे। और जहाँ जाकर बच्चों ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है उस फंक्शन, उस जगह को बच्चों हम लोग कहा करते हैं एंटी नोड। क्या कहा करते हैं बच्चों, इससे आप कहा करते हैं एंटी नोड। जैसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों प्रस्पंद, प्रस्पंद। भाई नोड को हम कहते होते हैं निस्पंद। मैंने कहा था बच्चों कि जब मैं हिंदी के शब्दों का उच्चारण करूं तो चाहे तो इंग्लिश मीडियम के मेरे भाई बहन अपने कानों को बंद कर सकते हैं और अगर सुनना चाहें तो सुनिए भैया, कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। तो ये है भैया एंटी नोड। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों आगे चल के हम लोग वेव फंक्शन पढ़ेंगे और वेव फंक्शन में भी खास तौर पर वेव्स पढ़ेंगे। बेसिकली उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव। उसमें आप लोग एंटी नोड और नोड के बारे में भरपूर बात करोगे भैया। अभी तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि देखिए स्मॉल आर बढ़ रहा है, साय कम हो रहा है। एक समय तक बच्चों स्मॉल आर डोमिनेटिंग होता है इसलिए स्मॉल आर ज़्यादा बढ़ता है, साय कम होता है और कुल मिलाकर दोनों का प्रोडक्ट बढ़ता है। एक टाइम पर जाकर ये पीक वैल्यू अटेंड करेगा और उसके बाद में भी स्मॉल आर बढ़ते जा रहा है, साय कम हो रहा है, पर साय के कम होने की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कुल मिलाकर बच्चों ये कम हो जाएगा। दिस इज द पोजिशन बच्चों वेयर यू विल फाइंड एंटी नोड। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों, ये एंटी नोड की पोजीशन कुछ आपको मिलती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंटी नोड की पोजीशन जो है बच्चों वो मिलती है लगभग 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिससे मैं 52.9 पिकोमीटर भी लिख सकता हूं। और ये जो डिस्टेंस आपने लिखी है बच्चों, इस डिस्टेंस को लिखने के बाद आपको कुछ धुंधला सा ये डिस्टेंस दिखाई दे रही होगी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। और कहाँ पढ़ी है ये आपने पढ़ी है बच्चों, इसी चैप्टर में बकायदा बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने हाइड्रोजन के बारे में बात करी थी। हाइड्रोजन के फर्स्ट न्यूक्लियस की रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, सॉरी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बच्चों जिसे बोर्स रेडियस भी कहा करते हैं, वो कितनी होती थी 0.529 एंगस्ट्रॉम। इफ यू रिमेंबर दैट, इतनी ही आई थी बच्चों। सो ये जो है एक्चुअली बच्चों अगर कहा जाए ऑब्वियसली 1s किस में लाई करेगा, 1s ऑर्बिटल जो होगा बच्चों डेट विल लाई इन फर्स्ट ऑर्बिट। 1s जो होगा बच्चों वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के जितना ही इसने आना है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के जैसे बोर्स रेडियस। इवन मैंने आपको ये भी बताया था संभवतः कि बोर्स रेडियस की जो ऑर्डर होती है बच्चों वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है, बिकॉज एंगस्ट्रॉम इज अल्टीमेटली 10 टू द पावर माइनस 10। तो बोर्स रेडियस की जो ऑर्डर है बच्चों वो 10 की पावर माइनस 10 होती है या एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर वही आया आपके पास में जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये बच्चों आपके पास में क्या है, यहाँ जाकर अगर हम देखें तो बोर्स एटॉमिक मॉडल या फिर स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से जो हमारे पास में एंटी नोड की पोजीशन आई बच्चों वो दोनों लगभग सेम आ रहे हैं। एक बहुत काम की बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन, या केवल ऐसे एटम्स जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। Schrödinger equation is applicable only for uni-electronic species, just like Bohr's atomic model. Bohr atomic model में भी आप लोगों ने यही पढ़ा बच्चों, ये भी वही है। एक इलेक्ट्रॉन अगर है तब तो ये मॉडल लगेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन वालों के लिए बच्चों ये जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है ये नहीं लग पाएगी। फिर उसमें हमको कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लेना पड़ते हैं, वो अप्रॉक्सीमेशंस लेने के बाद में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। आई रिपीट, Schrödinger equation is applicable for uni-electronic, for single electronic species, for multi-electronic species के लिए भैया Schrödinger equation नहीं लगती है। चलिए साहब, तो ये हमने जो बनाया बच्चों ग्राफ, ये हमने बनाया है किसके लिए, सारी कहानी जो लिखी हमने ये बच्चों 1s के लिए लिखी है। दिस इज फॉर 1s। और इसके बाद में बच्चों अब आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं बच्चों 2s के बारे में। तो ये लीजिए मैं 2s के लिए बनाता हूँ। अब 2s का जो कॉन्टूर डायग्राम बना था बच्चों वो कुछ ऐसा, फिर बीच में कुछ स्पेस आपको खाली मिली थी जिसको आपने नोड नाम दिया था, और ज़्यादा मॉडिफाइड कहें या तो रेडियल नोड नाम दिया था हमने। अभी यहाँ पर भैया हम साई और आर के बीच में ग्राफ बनाती थी, तो साई और आर के बीच में जो ग्राफ बनता था भैया वो है मिलाने का नहीं है, मैंने मिला दिया है, ये इससे मिलाने का नहीं। मैंने कहा था ना आपसे कि आपको इसको मिलाने का नहीं है बाबा। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल आर
और यहाँ पर ये लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों। तो ये ग्राफ बना किसके लिए, 2s के लिए। और यदि मैं क्या करता हूँ, यदि बच्चों मैं साई स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, तो जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, एक रफ 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 किस्म का ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो यहां आपके पास में कुछ ऐसा रहेगा बच्चों। अब यदि मैं यहां पर ग्राफ यही बनाऊं बच्चों, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये लीजिए इस एक्सिस पर बच्चों मैंने क्या लिया, स्मॉल आर, और इस एक्सिस पर मैंने किसको लिया बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या बच्चों, साई स्क्वायर। फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी भैया कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं वैसे वैसे स्मॉल आर तो लगातार बढ़ना है। स्मॉल आर जो है साहब वो तो लगातार बढ़ते जाना है, लेकिन साई कम होना है। बीच में एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पर जाके साई 0 हो जाएगा, जहाँ पर साई स्क्वायर 0 हो जाएगा, जहाँ पर नोड आ जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा बच्चों। ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी रहेगा। अब यहाँ पर यदि मैं ग्राफ बनाऊँ बच्चों, तो मैं ग्राफ जो बनाता हूँ वो कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा बनता है। वही बात होगी बच्चों। एक्चुअली देखिए, जहाँ जाकर ये साई स्क्वायर 0 हो जाएगा, वहाँ पर यहाँ पर ये 0 होना ही है। तो ये पोजीशन जो होगी बच्चों ये नोड की होगी, और ये जो दोनों पोजीशंस होंगी बच्चों, ये दोनों पोजीशंस किसकी होंगी, एंटी नोड की। और पहला वाला एंटी नोड बच्चों 0.529 एंगस्ट्रॉम पर आता है। पहला वाला जो आता है बच्चों वो 0.529 एंगस्ट्रॉम पर आता है, और दूसरा वाला जो एंटी नोड आता है बच्चों दैट कम्स एट 2.75। मैंने 2.75 लिखा बच्चों, कुछ लोग उसको 2.75 लिखते हैं, कुछ लोग उसको 2.71 लिखते हैं। ये तो अपना अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इवन 2.6 भी लिखा हुआ देखा है मैंने तो कहीं पर, मेरे ख्याल से। तो वो अपना अपना मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है बच्चों। अदरवाइज जो है बच्चों, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ रहा है, साई कम हो रहा है। साई जो है वो कम हो रहा है। एक समय तक स्मॉल आर ज़्यादा बढ़ा, साई कम हुआ, इसलिए ये वैल्यू बढ़ी। उसके बाद में फिर स्मॉल आर ज़्यादा कम हो गया, साई कम हुआ, तो ये वैल्यू कम हो गई। एक जगह पर जाकर बच्चों साई 0 हो जाएगा। जिस जगह पर साई 0 हो जाएगा या साई स्क्वायर 0 हो जाएगा वो जगह बन जाएगी नोड। उसके बाद में फिर से स्मॉल आर के बढ़ने की स्पीड बढ़ गई और साई के कम होने की स्पीड कम हो गई। सो ये वापस से बढ़ने लगा, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी, उसके बाद में फिर से ये कम होने लगा। तो इस तरह से अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो वो कितनी आएगी बच्चों, दैट डिस्टेंस वुड बी 2.75 माइनस 0.529। मैंने आपसे कहा बच्चों कि अगर स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पे हमारे लेवल पे कुछ बनता है बच्चों, तो वो ये जो ग्राफ आप बना रहे हैं ये ग्राफ बनते हैं। इवन मैंने किसी एग्जाम में बच्चों, मुझे ध्यान नहीं है मैंने किस एग्जाम में देखा, बट मैंने डेफिनेटली किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा है जिसमें इन दोनों के बीच की गैप पूछी थी। इन दोनों के बीच की गैप डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया था, ये ग्राफ दे दिया और बोल दिया कि दोनों पीक पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो वो 2.75 माइनस 0.529 कर देंगे। वो सब्ट्रैक्शन करना इज नॉट ए बिग डील दैट यू पीपल कैन डिटरमाइन। आसानी से आप लोग उसको बच्चों कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास में जो ग्राफ बना बच्चों, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाता है इसको। और आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अभी मैंने ये 2s के लिए बनाया था। अब अगर मैं यही ग्राफ किसके लिए बनाता हूं बच्चों, 2p के लिए बनाता हूं, तो 2p में भी एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। 2p में जो ग्राफ बना बच्चों, ये 2p ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बेल शेप का होता है, और उसमें साई और आर के बीच में जो ग्राफ बनता है साहब वो कुछ ऐसा बनता है। यहाँ इसके पैरेलल कर देना है। और फिर बच्चों में अगर मैं यहाँ पर स्मॉल आर और साई स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, इफ आई प्लॉट ग्राफ बिटवीन दिस टू, देन I will find something like this, ऐसा बन जाएगा। और अभी क्या होगा बच्चों, अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा वही। तो मैं पहले इसको मिटाने जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं बनाया भैया तो बना लीजिएगा, बनाना जरूर। ये नहीं कि वीडियो देख लिया काम हो गया, देखने से काम नहीं होगा बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूँ और बार बार कहता रहूँगा, समझने से काम होगा और लिखने से भी काम होगा। लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों। और यहाँ पर जो है एक हम लोग स्मॉल आर और किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर।
अच्छा, अब जब इनके बीच में जब आप ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, तो आप देखिए जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे स्मॉल आर तो बोले बाबा एकदम बढ़ने वाला है, स्मॉल आर तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है भैया। और साई स्क्वायर जो है भैया वो पहले तो बढ़ा, पहले बढ़ा, अब जब दोनों बढ़ेंगे, अगर ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। है जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ भाई वैसे वैसे स्मॉलर बढ़ रहा है, साई जो है बच्चों वो भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है साई। अभी साई बढ़ रहा है तो ये भी दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, और जिस जगह पर जाकर साई स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों वहां जाकर ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, स्मॉल आर तो लगातार बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर तो लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन अब साई स्क्वायर घटना शुरू हो गया है, और अगर साई स्क्वायर घटना शुरू हो गया भैया तो ये भी घटना शुरू हो जाएगा कुछ ऐसा, और इस तरह का बच्चों ग्राफ बनेगा। और ये जो पोजीशन आएगी बच्चों, दैट पोजीशन विल गिव यू द पोजीशन ऑफ एंटी नोड, ये एंटी नोड होगी बच्चों। और ये जो डिस्टेंस आएगी, मैं मोटा मोटा लिख रहा हूं आपको, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल रहा, ये मोटा मोटा बच्चों है, दिस इज 2.1 एंगस्ट्रॉम। हाउ मच इट इज 2.1 एंगस्ट्रॉम। गौर कीजिए, मैंने ग्राफ किसके लिए बनाया, दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिस्टेंस फॉर 2p के लिए बच्चों। तो 2p के लिए जो डायग्राम बना बच्चों वो कुछ ऐसा बना, और स्मॉल आर लगातार बढ़ रहा है, जब साई भी बढ़ेगा तो माशाल्लाह दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, जिस समय साई मैक्सिमम दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम, उसके बाद में बच्चों स्मॉल आर बढ़ रहा है लेकिन साई स्क्वायर कम हो रहा है, और साई स्क्वायर के कम होने की स्पीड ज़्यादा है, आर स्क्वायर के बढ़ने की स्पीड कम है, इसलिए कुल मिलाकर दोनों का प्रोडक्ट जो भैया वो कम होते जा रहा है, और इस जगह पर जाकर जो दोनों का प्रोडक्ट है बच्चों वो मैक्सिमम आ रहा है, और जहां दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा ये जगह बच्चों एंटी नोड कहलाएगी। और 2p के लिए ये जो एंटी नोड की पोजीशन आती है बच्चों वो ये आती है। अब यहाँ से एक क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों, एक प्रश्न लोगों के जहन में आता है, वो क्या आता है जरा समझिए। हम लोग बच्चों यहाँ पर जो है, अभी यही ग्राफ मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों 4πr² कैपिटल आर स्क्वायर मैंने बताया आपको, जैसे साई स्क्वायर को आप कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये लीजिए। अभी आपने ये ग्राफ बनाया था बच्चों कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, किसके लिए बनाया था ये ग्राफ, आपने ऑब्वियसली 2s के लिए बनाया था। अभी आपने ये तो देखा था साहब 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये जो ग्राफ आपने बनाया था बच्चों दैट वाज 2.75 एंगस्ट्रॉम, ये आया था बच्चों। तो ये 2s के लिए आया था और ये 2p के लिए आया था। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें तो 2p का एंटी नोड कम डिस्टेंस पर आ रहा है, जबकि 2s का एंटी नोड बच्चों ज़्यादा डिस्टेंस पर आ रहा है। 2s का एंटी नोड कितने पर आया, 2.75 एंगस्ट्रॉम पर, और 2p का कितने पर आया बच्चों, 2.1 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ तो बच्चों अगर देखा जाए तो 2p का एंटी नोड कम डिस्टेंस पर है, इसलिए 2p इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अरे जो डिस्टेंस आ रही है वो सेंटर से आ रही है, वो न्यूक्लियस से आ रही है। सो 2p इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड 2s इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। 2p नाभिक के पास है भैया, और 2s जो है वो नाभिक से दूर है, आप देखिए। लेकिन अभी आगे चल के बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, अब्बाउ रूल पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि 2p नाभिक से दूर होता है। तो जब आप वो पढ़ लेंगे तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अरे यार सर वहां तो अपन ने पढ़ा था 2p का एंटी नोड 2.11 पर है, 2.1 पर है ना, और इसमें 2.75 पर है। मैंने आपको बोला ये 2.75 को कुछ लोग 2.71 भी लिखते हैं, 2.70 भी लिखते हैं, इवन 2.6 भी लिखते हैं। और ये मैंने जो वैल्यू लिखी है टेंटेटिव वैल्यू लिखी है, पर एक बात सर्टन है कि ये वैल्यू जो आ रही है बच्चों ये इससे कम है। सो 2p इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन कंपेरिजन ऑफ 2s, पर 2s नाभिक से दूर है और 2p पास में। जबकि आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे 2p दूर है, तो फिर ये कैसे संभव है। तो ये ऐसे संभव हो पाता बच्चों कि अनडाउटेडली 2p का जो एंटी नोड है वो 2.75 पर है, जो कि इसके कंपैरिजन में दूर है। पर इसके पास में बच्चों दो एंटी नोड होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इस एंटी नोड के आ जाने के कारण ही हम बोला करते हैं कि 2s नाभिक में के पास होता है और 2p नाभिक से दूर होता है। फिर से कह रहा हूं बच्चों, फिर से कह रहा हूं, यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहां पर एंटी नोड की पोजीशन 2.75 पर आ रही है,
ज़्यादा डिस्टेंस पर आ रही है और यहाँ पे कम डिस्टेंस पे आ रही है, तो लगता ही है कि साहब 2p नाभिक के पास होगा और 2s नाभिक के दूर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो दिस शुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन कंपेरिजन 2p इन कंपेरिजन 2s। बट व्हेन वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मालूम पड़ता है भैया कि यहाँ तो 2s पास में 2p दूर है, तो फिर दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? दोनों बातें बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल सही है अगर ऐसा आप सोचते हैं बच्चों, पर ऐसा यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज 2s हैज़ वन मोर एंटीनोड जो कि बच्चों ज़्यादा पास में, और यही कारण होता है कि ये जो है साहब आपके पास में इसमें इसीलिए क्या होता है बच्चों, जो 2s होता है वो नाभिक के पास होता है और 2p जो होता है बच्चों वो नाभिक से दूर होता है। तो ये बेसिकली जो सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी बच्चों अभी, ये जो ग्राफ वगैरह आप लोगों ने बनाया बच्चों, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एक्चुअली। इसमें अगर कुछ पूछा जाता है तो वो बेसिकली यही पूछा जाता है, और इन्हीं के ऊपर इन पे कैसे क्वेश्चंस बना करते हैं बच्चों, वो मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा जिससे आपका फंडा और क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली। पर हमने एक बात जो यहाँ पे काम की देखी बच्चों की, जो ns ऑर्बिटल होता है उसमें कुल मिलाकर n-1 एंटी नोड्स होते हैं। ये हम लोगों ने देखा 1s में कोई नोड्स होते हैं। ns ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं? n-1। जैसे 1s में देखा आपने एक भी नहीं था, और 2s में एक था, 3s में 2 थे, इस तरह से बच्चों। तो ये काम की बात देखिए। और इसके अलावा स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पर अगर कुछ एक दो बातें और कुछ काम की हो सकती हैं बच्चों, जिनको मैं अभी आपकी स्क्रीन पर लाऊंगा, और उसके बाद में हम इसी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पर बच्चों 1-2 सम्स कर लेंगे जिससे हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। और इन सबसे पहले बच्चों जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखी, उससे लिखने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए अभी आप लोगों ने क्या देखा था बच्चों, मुझे उसके लिए इसे मिटाना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने मिटा दिया बच्चों। और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इस डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बला है बच्चों, ये आप डिफरेंशिएशन में पढ़ पाएंगे। एक्चुअली जैसे डिफरेंशिएशन निकाला करते हैं वैसे ही बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन भी निकाला करते हैं, बस थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, तनिक सा अंतर होता है बच्चों। और वो क्या अंतर होता है वो आप उसी समय पढ़ पाएंगे। और आगे चल के इंजीनियरिंग में तो ऑफ कोर्स बच्चों आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा बच्चों। ये हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी नाजुक नाजुक स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है। और इससे पे बच्चों मैं जो है एक्चुअली इस तीनों में से मैं अगर साई कॉमन निकाल देता हूँ तो ये देखिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और इनटू में क्या बच्चों, इनटू में जो है इस पूरे में से मैं अगर क्या कर सकता हूँ बच्चों, इस पूरे में से मैं साई को कॉमन ले सकता हूँ। साई को कॉमन ले लूँगा और ये फिर बच्चों 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई लिखा जा सकता है इसको। इन तीनों में से मैंने साई को कॉमन ले लिया। और ये जो पूरा आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो तीन है एक्चुअली इसको हम लिखा करते हैं क्या बच्चों, इससे हम ऐसा देखिए पहले तो एक वी बनाइएगा, क्योंकि एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है बच्चों। ये एक वी बनाया आपने और इस वी में इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए बच्चों। ये लीजिए थोड़ा सा मोटा कर दिया इसको मैंने, और इसको वी को मैंने बंद भी कर दिया, इसे बंद भी कर दिया। और ये कहलाता है बच्चों कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। भाई ये जो पूरा आपके पास में इतना ये जो ब्रैकेट में लिखा है इससे कुछ ऐसा लिख सकते हो। तो ये सिंपली ये जो आपके पास में जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है बच्चों, जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये जो आपके पास में है बच्चों, ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को लिखने का एक तरीका हो गया। और ये जो डेल स्क्वायर आपने ये जो लिखा है बच्चों, ये वाला जो ये भी अपने आप में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है बच्चों। और इस ऑपरेटर को हम कहा करते हैं डेल ऑपरेटर। इससे हम क्या कहा करते हैं बच्चों, इससे हम बोला करते हैं डेल ऑपरेटर। और मतलब ये एक्चुअली स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को लिखने का एक तरीका तो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में कभी किसी ऑब्जेक्टिव में सिंपली आपसे यही पूछ लें द करेक्ट फॉर्म ऑफ द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इज,
मैंने आपको बोला ग्राफ पूछते हैं और नोड वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। अदरवाइज हो सकता है कि स्क्रॉडिंजर इक्वेशन ही डायरेक्ट पूछ लें कि स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्या है बच्चों। तो ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का एक फॉर्म ये देखा आपने, एक फॉर्म आपने ये देखा, एक फॉर्म आपने बच्चों इसका क्या देखा था, साई इक्वल्स टू कितना, साई आर, ये रेडियल वेव फंक्शन है, और दूसरे जो है बच्चों वो एंगुलर वेव फंक्शन है। यहाँ पर थीटा और फाई क्या है बच्चों, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इसको लिखने का एक तरीका क्या था बच्चों, एच ऑपरेटर साई इज इक्वल टू क्या बच्चों, ई साई। और यहाँ पर ये क्या था बच्चों, टोटल एनर्जी ऑपरेटर था या फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था बच्चों। और यहाँ जो साई है बच्चों उसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। मैं वेव फंक्शन के बारे में एक बात और बता दूं बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये जो साई है ये वेरी करता रहता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो बच्चों जो साई है वो वेरी करता रहेगा, दैट वुड बी अ वेरिएबल क्वांटिटी, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर बच्चों इफ इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट तो साई जो होगा बच्चों दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन साई इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में जो साई होगा दैट वुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जो अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग है बच्चों तो साई वेरिएबल रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में बच्चों तो साई जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कुछ बच्चों स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में, अगर मैंने आपसे कहा बच्चों कि अगर कुछ पॉइंट छूट गया है मुझसे तो वो मैं कुछ स्क्रीन पर आपके कुछ पॉइंट्स लाऊंगा, उसमें कवर हो जाएंगे। और जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों वो हम लोग करते हैं, जिससे आपको स्क्रॉडिंजर इक्वेशन बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो आपको दे रखा है, पाई बाय रूट 2 ई टू द पावर माइनस आर अपॉन A0। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे किसी भी एग्जाम के सिलेबस में वो नहीं है। जस्ट उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो साहब यहाँ पर आपको दे रखा है वेव फंक्शन, और आपको बोला है कि उसके न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी और बोर्स रेडियस पर मिलने की पॉसिबिलिटी का रेशो बताना है। यहाँ पर A0 जो है बच्चों वो क्या है, बोर्स रेडियस, जिसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोर्स रेडियस भी कहते हैं। और पाई बच्चों कांस्टेंट है, रूट 2 कांस्टेंट है, A0 बोर्स रेडियस है, और स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और E जो है बच्चों यहाँ पर जो E लिखा हुआ ये होता है एक्सपोनेंशियल। इस E को हम क्या बोला करते हैं बच्चों, एक्चुअली ये जो E है दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। हो सकता है आप इसको जानते हो कि क्या होता है ये, पर बिगिनिंग स्टेज वालों को ऑफ कोर्स नहीं पता होगा ये क्या है। मैथमेटिक्स में हम लोग बच्चों लॉगरिथम पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक्सपोनेंशियल भी होता है। लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, और लॉगरिथम के बारे में शायद आप लोग जानते हो बच्चों, और इसको करे बगैर हम लोग आगे चल के फिजिक्स में केमिस्ट्री में सर्वाइव कर ही नहीं सकते, मैथमेटिक्स में तो ऑब्वियसली। तो वहाँ आप लोग देखेंगे। बस अभी जस्ट एक मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। पाई है बच्चों, रूट 2 कांस्टेंट है, A0 बोर्स रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो भी आपको दे रखा है। E जो है बच्चों वो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को हम स्मॉल लेटर E में रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो अभी बोला है बच्चों सेंटर पर, एक तो सेंटर पर और बोर्स रेडियस पर, दोनों का रेशो पूछा। तो पहले आप सेंटर पर निकालें बच्चों, सेंटर पर निकालें, न्यूक्लियस के सेंटर पे बोल दें, एटम के सेंटर पे बोल दें, एक ही बात है बच्चों, क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही जगह होगा। और सेंटर पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी बच्चों, जीरो। सीधी सीधी बात, यहाँ आपको कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जीरो, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के इनसाइड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और उसके पीछे रीज़न देखा था कि अगर उसके अंदर आएगा तो वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों सेंटर पे तो कितना हो जाएगा, जीरो। सेंटर के पास में मैक्सिमम होता है। 1s सब ऑर्बिट के बारे में, 1s ऑर्बिटल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू दी 1s इज मैक्सिमम। 1s के क्लोजर बच्चों काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन दूर जाने पर वो कम होती जाती है। तो सेंटर पर आ जाएगी जीरो। और अब डिस्टेंस A0 पे जो मर्जी हो, वो जो मर्जी हो, सपोज कीजिए वो साई है, भाई सेंटर पे कितनी है, जीरो, और A0 डिस्टेंस पे कितनी है, साई। अब अगर मैं इन दोनों का रेशो लूंगा बच्चों, देन दिस रेशो वुड बी डेफिनेटली ऑब्टेन्ड एज जीरो। सो मैं कह सकता हूं बच्चों सेंटर पर और A0 डिस्टेंस पर, इन दोनों पर मिलने वाली पॉसिबिलिटीज का रेशो कितना, जीरो।
जीरो ही ऑब्वियसली करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 2s ऑर्बिटल के लिए बच्चों जो वेव फंक्शन है वो कुछ ऐसा है। ऑब्वियसली ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही आता है और ये जो सॉल्यूशन है बच्चों हमारे कोर्स में नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। अब उन्होंने बोल रखा है कि साहब अगर जो है नोड R0 पे मिलता हो, नोड अगर R0 पे मिलता हो तो R0 और A0 में रिलेशन बताइए। यही कुछ पूछा बच्चों कि अगर नोड R0 पे मिलता है तो R0 और A0 पे रिलेशन बताइए। अब जहाँ नोड मिलेगा बच्चों वेयर एवर यू विल गेट नोड, वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर जो साई होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू जीरो। नोड वाली पोजीशन पर बच्चों साई जीरो होगा तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों आप इसे जीरो कर देंगे और इसको जीरो करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए ये तो जीरो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1/2√2 पाई तो कांस्टेंट है और 1/A0 भी कांस्टेंट है। अगर जीरो कुछ हो सकता है बच्चों तो वो ये होगा, तो 2 - R/A0 की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, जीरो। क्योंकि अगर नोड बन रहा है तो भाई सीधी सीधी बात है कि साई स्क्वायर जीरो होगा। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो होती बच्चों उसे हम बोला करते हैं नोड निष्पंद। तो साई जीरो हो जाएगा, साई जीरो हो जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, यही जीरो होगा। तो 2 - R/A0 की वैल्यू जीरो और उस बेसिस पर 2 इज इक्वल टू बच्चों R/A0। तो R की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2A0। और आपसे बोल रहे हैं कि नोड मिल रहा है R0 पे, मतलब मैं कुल मिलाकर कह सकता हूं बच्चों R0 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2A0। आपसे इन दोनों में रिलेशन पूछा है, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके सामने आपके स्क्रीन पर आया था, आपके पास में है बच्चों। तो उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि R0 की वैल्यू 2A0 होगी और मेरे ख्याल से इस तरह से बच्चों आंसर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं वह फिर से समझाए दे रहा हूँ, नोड के लिए इसकी वैल्यू जीरो होगी। अब ये जीरो नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, 1/2 है, वो जो है वो है, अब ये भी कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल अगर कुछ है बच्चों तो वो ये वाली ब्रैकेट है, तो 2 - R/A0 की वैल्यू जीरो कर दीजिए। उस बेसिस पर आपने देखा कि 2A0 पे नोड आ रहा है और जहां नोड आ रहा है बच्चों से आप R0 लिख रहे हो, मतलब R0 की वैल्यू 2A0। एक और बात मैं लगे हाथों बताऊं बच्चों आपको, एक्चुअली E - R/2A0 की वैल्यू भी जीरो हो सकती है बिकॉज इन चारों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। अगर इन चारों में से कोई एक भी जीरो हो गया या दो भी जीरो हो गए या तीन भी जीरो हो गए या चार भी जीरो हो गए तो नेचुरल सी बात है इनका प्रोडक्ट जीरो होगा बच्चों। अगर कोई एक भी जीरो हो गया या दो भी जीरो होगा तो प्रोडक्ट जीरो होगा। अब ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है बिकॉज ये तो कांस्टेंट नंबर है। तो इसको जीरो करने से क्या आया, और अगर आप इसको जीरो करेंगे बच्चों तो फिर R की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। कितनी आएगी बच्चों, इन्फिनिटी। क्योंकि आपको पता है बच्चों कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर में माइनस इन्फिनिटी हो गया मतलब उसका मतलब हो गया 1/∞ और उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जीरो। भाई आपको भी ये नहीं पता ई क्या है। ई मैंने जैसा आपसे पिछले सम में भी कहा कि वो एक्सपोनेंशियल है, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। ये जो ई होता है ना बच्चों, दैट इज एन इरेशनल नंबर और समवाट इसकी वैल्यू 2.6 2.7 के बीच होती है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं बच्चों ये आगे चल के मैथमेटिक्स में उसको डील करेंगे। अगर पहले से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इट इज़ एन इरेशनल नंबर जो बच्चों, और ई की पावर माइनस, अगर मैंने स्मॉल आर को बच्चों इन्फिनिटी कर दिया तो इन्फिनिटी कर दूंगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि ये, और 1/e की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞ मतलब जीरो। तो बच्चों नोड दो जगह पर आएगा, एक तो r बराबर इन्फिनिटी पर भी और एक r बराबर 2A0 पर भी। उन्होंने तो ये पूछा है कि R0 और A0 में रिलेशन, तो ऑब्वियसली आंसर भी आ चुका है आपका, लेकिन मैं ये जस्ट आपको बता रहा हूं इसलिए कि आपको ये पता होना जरूरी है बच्चों कि इन्फिनिटी पर भी नोड आता है और इन्फिनिटी वाले नोड को ऐसा हम लोग काउंट नहीं करते। मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बोला, अभी अगर क्वेश्चन में बोल रखा है तब तो आप काउंट करेंगे, अगर नहीं बोल रखा है तो बच्चों आप काउंट नहीं करेंगे। अदरवाइज एक नोड तो आपको इस पोजीशन पे मिल रहा है और दूसरा नोड बच्चों आपको इन्फिनिटी पर भी मिल रहा है। थ्री एस ऑर्बिटल के लिए बच्चों वेव फंक्शन आपको ये दे रखा है, ऑब्वियसली स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया है। हमसे बोला है नोड अगर R0 पर मिलता हो तो R0 और A0 पर रिलेशन बताइए। अब फिर वही बात होगी बच्चों, अगर नोड लाना है तो इस
की वैल्यू जो है बच्चों दैट शुड बी इक्वल टू 0। नोड लाने के लिए बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष लिखा हुआ आ रहा है दिस शुड बी इक्वल टू 0, और ये 0 कब होगा बच्चों, जब ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर ये 0, या इन चारों में से कोई एक भी 0 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1/81 ही है, √3 ये पाई है, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर, और ये भी कांस्टेंट नंबर है बच्चों, ये पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, 81 √3 पाई कांस्टेंट नंबर है, ये A0 कांस्टेंट नंबर है। अगर वैरी कुछ कर रहा है बच्चों तो वो स्मॉल आर, भाई रेडियल नोड के लिए तो डिस्टेंस डिफरेंट होगी, और डिस्टेंस को डिफर करते जाओगे बच्चों तो नोड मिलते जाएंगे आपको। भाई रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस पर आपको मिला करते हो उसे रेडियल नोड कहा करते हो। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो सकता है बच्चों तो वो ये हो सकता है और ये हो सकता है, क्योंकि यही दोनों ऐसे हैं बच्चों जिनमें स्मॉल आर है, और स्मॉल आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज वेरिंग, ये बदल रही है बच्चों। तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, इट इज दिस विच कैन बी 0। ये दोनों 0 नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है बच्चों। तो अब अगर नोड लाना है तो नोड लाने के लिए बच्चों क्या होगा, आप आखिरी वाले को 0 करते हैं अगर मान लीजिए तो e⁻⁻r/3 ये 0, और ये 0 कब होगा बच्चों, ये 0 तब होगा जब स्मॉल आर की वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा बच्चों कि अगर मैंने स्मॉल आर की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी रख दिया तो क्या होगा भाई, इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी इतनी बड़ी क्वांटिटी है भैया कि इसको हल्की फुल्की 3a0 से डिवाइड कर देने पर इन्फिनिटी की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना है। तो ये तो बच्चों क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और e⁻∞ मतलब 1/e⁻∞, और 1/∞ मतलब कितना बच्चों, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक नोड तो कहाँ आएगा बच्चों, r=∞ पर आ जाएगा। भाई एक नोड आ जाएगा r=∞, मैं फिर बोल रहा हूँ ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई 0 हो सकता। अगर मैंने उसको 0 किया तो r की वैल्यू इन्फिनिटी आई। पर आपसे ये नहीं पूछा बच्चों, अभी आपसे ये पूछा है कि अगर नोड R 0 पे आ रहा हो तो R0 और A0 में रिलेशन, R0 और A0 में रिलेशन तो कैसे करें बच्चों। उसके लिए हम लोग ये जो क्वांटिटी है 27 - 18 R/A0 प्लस 2 इंटू बच्चों R/A0 का स्क्वायर, इसको आपको 0 करना है, और इसको 0 करना है बच्चों। तो क्योंकि देखिए चारों में से कोई एक 0 हो जाए, 2 0 हो जाए, वो 0 हो जाएगा। तो एक को 0 करके तो मैं देख चुका r=∞, अभी दूसरे को 0 कर रहा हूं। अब ये जो है बच्चों दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। हो सकता है कि किसी किसी को ये सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल लगे, किसी किसी को ये बहुत आसान लगे। मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें लगाता हूँ बच्चों। क्या ऑपरेशन लगाता हूँ, लेट मी सपोज कि r/A0 को मैं x सपोज कर लेता हूँ। मैं r/A0 को कितना सपोज कर लेता हूँ बच्चों, x। r/A0 को मैंने x सपोज कर लिया, मैंने मान लिया। तो उस बेसिस पर क्या होगा बच्चों, दिस वुड बिकम 27 - 18x प्लस 2x स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। काम मेरे लिए आसान हो गया ना। मैंने अभी क्या देखिए r/A0 में दैट वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो r/A0 में बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक वर्गात्मक समीकरण थी। तो मैंने इसे अगर x सपोज कर लिया तो ये हो गया साहब 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27। नाउ इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं बच्चों, मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाता हूँ, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 27 जा, क्या आता है हम चेक करते हैं अभी। और ये बच्चों 2 × 2 4, ये देखिए साहब मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने इसको सिस्टमेटिक लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अभी x की वैल्यू निकालिए साहब, माइनस ऑफ माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसको यदि बच्चों हम सॉल्व करेंगे, अभी फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर करेंगे, चलिए 18 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा बच्चों, 18 जा, तो पहले आप 18 4 जा 72 4 जा 72 2 जा 144, तो ये 14 रिमाइंडर आएगा मेरे ख्याल से, और 18 1 जा ये, और 18 और 14 कितने हो जाएंगे बच्चों, 18 और 14 हो जाएंगे 32,
होप मैंने सही करा है। मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार। 18 4 जा कितना बच्चों 72 टू द 144 मतलब 14 रिमाइंडर आ गया 14 32। मेरे ख्याल से मैंने सही करा है। तो चलिए साहब अभी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस, दिस इज 324 और बच्चों 27 4 जा 108 2 जा 216 ये लीजिए साहब, ये लीजिए। और अपॉन में कितना बच्चों 4। मैं कोशिश तो करता हूँ भैया मैंने कैलकुलेशन सही करा हो, वरना मैं कैलकुलेशन में गलतियाँ करने का आदी हूँ। और ये कुछ आएगा बच्चों, और इसका रूट अगर निकालेंगे तो ये 18 प्लस माइनस, ये पूरा रूट तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। दिस इज 108 आ रहा है एग्जैक्टली, यस ये आ रहा है। अब इसका रूट एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा बच्चों क्योंकि ये दैट इज नॉट अ होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, मोटा मोटा ये होगा 10.4 अपॉन 4, मोटा मोटा बच्चों 10.4 ये हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो दिस इज 28.4 और 28.4 बाय 4, 28.4 बाय 4 और दूसरा बच्चों 18 में से ये जाएगा तो 7.6 बाय 4, ये कुछ आएगा। तो इस बेसिस पर बच्चों क्या आएगा, x क्या आ गया, x आ गया एक्चुअली आपके पास में r अपॉन a0 के बराबर। x जो है बच्चों वो r अपॉन a0 के बराबर है। तो r अपॉन a0 की वैल्यू कितनी बच्चों 28.4 अपॉन 4 यानी कि 7.1, ये कितना बच्चों 7.1। और ये जो आपके पास में है बच्चों दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.9। सो स्मॉल r बराबर कितना आ गया बच्चों 7.1 a0 और स्मॉल r बराबर आ गया बच्चों 1.9 a0। सो बच्चों आपसे बोला है कि नोड जहां मिल रही है उस पोजीशन को आप r0 लिखिए, जहां पर नोड मिल रहा है बच्चों उसे आप r0 लिखिए। तो r0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7.1 a0 और r0 की वैल्यू आ गई बच्चों 1.9 a0। और वैसे एक नोड बच्चों इन्फिनिटी पर भी आया है जिसे हमें काउंट नहीं करना होगा क्योंकि प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में हमको सिंपली r0 और a0 के बीच में रिलेशन ही पूछा था।